हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज करेंगे डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है। इन विच केसेस द स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड। ठीक है। तो जो व्यक्ति मर गया है उस व्यक्ति की स्टेटमेंट रेलिवेंट होती है। तो जब हम सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते थे, ठीक है, तो अकेली डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में 32 क्लोज 1 बात करता था। ठीक है। और जो व्यक्ति अनेबल टू कम इन कोर्ट होता है यानी डिसेबल हो जाता है, ठीक है, और बहुत ही अनरीजनेबल एक्सपेंसेस, अनरीजनेबल टाइम लगेगा और पता ही नहीं है कि विटनेस या वो व्यक्ति कहाँ है जिसने स्टेटमेंट दी थी, तो उन 5 कंडीशंस में उस व्यक्ति द्वारा दी गई स्टेटमेंट रेलिवेंट होती हैं। तो इस सेक्शन में 8 क्लोज दिए गए थे कि 8 प्रकार की वो सिचुएशंस हैं जिनमें ऐसे व्यक्ति की स्टेटमेंट रेलिवेंट होती है। सेक्शन 26 क्लोज 1। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रेलिवेंट पॉइंट बताए हैं। अगर ये वीडियो कंप्लीट करके आप अच्छे से कर लेते हो तो बहुत एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन में स्टेटमेंट ऑफ डिजीज्ड पर्सन इज रेलिवेंट अंडर दिस सेक्शन, यानी 26 क्लोज 1 BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। डिक्लेरेशन इज मेड इन एक्सट्रीमिटी, देर इज नो होप ऑफ लाइफ व्हेन एवरी मोटिव टू falsehood इज silenced and mind is induced by the most powerful consideration to speak। ठीक है। अब डेफिनेशन है, स्टेटमेंट मेड बाय द पर्सन टू द कोज ऑफ हिज डेथ और एनी सर्कमस्टांसेस विच रिजल्टेड इन हिज डेथ इन केस विच द कोज ऑफ दैट पर्सन डेथ कम इनटू क्वेश्चन। तो यानी डेफिनेशन में अगर डेफिनेशन की बात करें तो 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, व्यक्ति की स्टेटमेंट हो, नंबर 1। दूसरी बात, वो कोज ऑफ हिज डेथ से रिलेटेड हो सकती है या फिर ऐसी सर्कमस्टांसिस से रिलेटेड हो सकती है जिस सर्कमस्टांसिस के कारण उसकी डेथ हुई हो। उसके बाद तीसरी कौन सी है? ठीक है, डेथ इन क्वेश्चन हो। देखो, कोज ऑफ हिज डेथ या फिर सर्कमस्टांसिस, दोनों में से एक होगा तो चलेगा। ठीक है, तो यानी 3 बातें ज़रूरी हैं इसमें। अब आते हैं, ये ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, ठीक है, और ये बाई साइन भी हो सकती है। ठीक है। डेड पर्सन मे बी अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ और डेथ एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ हो या नहीं हो, कोई ज़रूरी नहीं है, इन दोनों बातों से रिलेटेड हो। ठीक है। अब आते हैं कि ग्राउंड्स कौन कौन से हैं, तो या फिर कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं। ठीक है, तो ग्राउंड्स हैं बेस्ड अपॉन द रूल ऑफ नेसेसिटी एंड कन्वीनियंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई जिस पार्टी ने स्टेटमेंट दी थी वो पार्टी है नहीं, उस पार्टी ने जो कहा था वो कोर्ट तक कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट हैंड नॉलेज वाला व्यक्ति है नहीं, तो जिस व्यक्ति को बताया है वो व्यक्ति उस जिस डेड पर्सन की स्टेटमेंट है वो कोर्ट को कम्युनिकेट कर सके। फिर हिज नॉलेज शुड बी ट्रांसमिटेड टू कोर्ट। इट प्रोवाइड्स एन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सक्लूडिंग हेयरसे एविडेंस। देर आर 3 प्रिंसिपल्स फॉर भारतीय साक्ष्य अधिनियम या इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, उसमें ये कहा जाता है, एक इम्पोर्टेंट कि हेयर से एविडेंस को एडमिट नहीं किया जाएगा, लेकिन ये क्या कहता है कि हेयर से एविडेंस को एडमिट किया जा सकता है क्योंकि वो व्यक्ति जिसने स्टेटमेंट दी थी वो यहाँ है नहीं। फिर ये एक लैटिन मैगजीम है, नेमम मोरिटोरस प्रज्यूम्टर मेंट्री, नो वन व्हेन अबाउट टू डाई इज प्रज्यूम टू मेक। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति जो मरने वाला होता है तो जिसने उसे बनाया है अपने मेकर से वो झूठ लेकर नहीं मिल सकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ। ठीक है, मेंस में भी आता है। एडमिशन ओनली इन क्रिमिनल मैटर्स। ठीक है, ये क्रिमिनल एज वेल एज सिविल मैटर्स। एडमिशन ओनली इन सिंगल इंस्टेंस ऑफ होमिसाइड, मर्डर। ठीक है, ये इन ऑल केसेस इंक्लूड टू सुसाइड
हमने ऊपर देखा ना सिविल एंड क्रिमिनल में, मेड इन एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है इंडियन लॉ में कि एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ हो। फिर मस्ट बी कम्पिटेंट इन हिज मस्ट बी कंप्लीटेड हिज स्टेटमेंट। देखो यहाँ पर कंप्लीशन अगर नहीं है लेकिन फिर भी ऐसे नरेट कर दिया है, उसे कंक्लूजन निकाला जा सकता है तो भी चलता है, ठीक है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट बात कि कंडीशंस ऑफ एडमिसिबिलिटी और इसेंशियल एलिमेंट ऑफ डीडी, ठीक है। टू होम स्टेटमेंट इज टू बी मेड इन इट्स फॉर्म मस्ट हैव डाइड, जिस व्यक्ति की स्टेटमेंट है वो मर गया हो, ठीक है। स्टेटमेंट रिलेट टू हिज कोज इज डेथ और ट्रांजैक्शन, और डेथ मस्ट बी इन क्वेश्चन, स्टेटमेंट मस्ट बी कंसिडेंट, डिक्लेरेंट मस्ट बी कम्पिटेंट, ठीक है। अब हमने ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ना, ये सबसे लास्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशंस होगी। अब आते हैं एविडेंसरी वैल्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज़ नो रूल ऑफ लॉ दैट डीडी शुड नॉट बी एक्टेड अपॉन अनलेस कोरोबरेटेड, इट इज़ सबस्टेंटिव एविडेंस, ठीक है। ये एक सबस्टेंटिव एविडेंस है, विदाउट कोरोबरेशन भी अगर ये ट्रस्टवर्दी दिखती है, क्रेडिबिलिटी है उस स्टेटमेंट में, ट्रू वॉलंटरली लगती है कोर्ट को, कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है, तो अक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जा सकता है, ठीक है। हेयर से, सो हेयर से कैसे हुई है, क्योंकि ओथ पर भी नहीं लिए गई और उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं हुआ क्योंकि वो व्यक्ति तो अनेबल था। मस्ट बी प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट, ठीक है, ज़रूरी है जस्टिस के लिए। मस्ट बी टेकन क्वेश्चन बाय कोर्ट, प्रोक्सिमिटी ऑफ टाइम, मेंटल स्टेटस, ठीक है भाई, जिस भी व्यक्ति ने दिया है उसके मेंटल स्टेटस कैसा था ये सब देखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंडमार्क जजमेंट, ठीक है। पाकला नारायण, किन इम्पर्स, रतन गौड़ स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है, कमला स्टेट ऑफ पंजाब, जयप्रकाश स्टेट ऑफ हरियाणा, कुशाल स्टेट ऑफ बॉम्बे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। कंक्लूजन, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ डिजीज्ड पर्सन अंडर दिस सेक्शन इज एडमिसिबल। Principle behind this admission, man will not meet his maker with a lie in his mouth. There is neither rule of law nor rule of prudence of DD cannot be acted upon without corroboration. The court is satisfied that the true and voluntarily can be convicted the accused. The court has to scrutinize the DD carefully. Thank you so much. पसंद आए तो प्लीज़ share and subscribe my channel and please comment. Bye. जय हिंद, जय भारत.